नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नोत्तरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए छायावाद का अगला भाग लिया है। प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग 22वें भाग में छायावाद के स्पेशली ये जो वीडियो है वो कामायनी से संबंधित है। अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक प्रश्न की व्याख्या करते हुए अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहला प्रश्न है अपना आज का कि छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन दिया। छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन दिया। ये कथन किस आलोचक का है? रविंद्रनाथ टैगोर, बालकृष्ण भट्ट, नंदुलारी वाजपेयी या विनय मोहन? तो ये जो कथन है वो विनय मोहन का है, ध्यान रखिएगा। छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन दिया, ये कथन विनय मोहन का है, विनय मोहन। नेक्स्ट देखिए, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? काफी महत्वपूर्ण, काफी अच्छा प्रश्न है। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। तो पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा और युगांत। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ये सारी रचनाएं छायावाद की हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये रचनाएं प्रगतिवाद की हैं, ध्यान रखिएगा। ये छायावाद की कई पुस्तकों में अंतिम रचना भी मानी जाती है कि ये छायावाद की पंत की अंतिम रचना है, परंतु ये 1936 के आसपास प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रगतिवाद में चली गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए ये जो रचना है वो छायावाद की नहीं है। और एक प्रश्न पीछे भी अपन ने वीडियो में चर्चा की थी कि पंत की प्रगतिवाद की प्रथम रचना वो युगवाणी, ऐसे याद रख लेना। प्रगतिवाद नया युग आया तो युग की वाणी, युगवाणी प्रगतिवाद की प्रथम रचना है वो पंत की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महादेवी की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? बहुत ही शानदार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन को याद तो रहता है ऐसा प्रश्न, परंतु कभी कभी अपन ऐसे प्रश्नों को हल्के में लेने की वजह से गलत कर देते हैं। तो देखिए, महादेवी वर्मा की यामा में 4 रचनाएं हैं। निहार है, रश्मि है, नीरजा है और संध्या गीत है। ये दीप शिखा जो रचना है वो यामा में संकलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। 4 रचनाएं हैं, संध्या गीत तक है, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। ये दीप शिखा है वो यामा में संकलित नहीं है। दूसरी बात, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और मंगला प्रसाद पारितोष भी मिला था। नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, पीछे अपन ने चर्चा कर चुके हैं इस बात की। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि किसने कहा? सभी विद्यार्थियों को पता है कि हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार एक ही व्यक्ति है, कौन है? पंत है। परंतु इसको कहा किसने और क्यों कहा, दोनों चर्चा करेंगे। देखो, डॉक्टर हरदयाल ने कहा या रामविलास शर्मा या शुक्ल या इंद्रनाथ मदान? तो पंत को प्रकृति का सुकुमार इंद्रनाथ मदान के द्वारा कहा गया था, क्योंकि ये कोमलकांत पदावली का चित्रण करते थे। इनके पदों को यानी इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो बहुत ही कोमल कोमल शब्द मिलते हैं, पढ़ने को अच्छा लगता है, मतलब आनंद आता है अपन को। ऐसे कर्कश भाषा नहीं है, अच्छी भाषा है, इसलिए उनको प्रकृति का सुकुमार कवि इंद्रनाथ मदान के द्वारा कहा गया था। काफी महत्वपूर्ण कथन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के निकट लाने का प्रयास किसने किया? संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का प्रयास किसने किया? निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी वर्मा? ऐसे प्रश्नों को अक्सर अपन ज़्यादातर महादेवी वर्मा की तरफ दिमाग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गीत इन्होंने लिखा था, जबकि ये परिभाषा है, ये जो कथन है वो निराला का दिया हुआ है, ध्यान रखना। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने का प्रयास है वो निराला का कथन है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, फिर भी गलत होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? देखो, रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसे माना? अपन को पता रहता है कि कौन से कवि की कौन सी कविता प्रथम है, इतना सब याद रखते हैं, परंतु किसके अनुसार है वो याद रखना महत्वपूर्ण है। प्रश्न की भाषा समझना बहुत जरूरी होती है। एग्जामिनर में, हॉल में एग्जाम के टाइम अपना दिमाग इतना काम नहीं कर पाता है, अपन बड़े डिप्रेशन में रहते हैं, पूरा प्रश्न ही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो रामविलास शर्मा के अनुसार प्रथम कविता पूछिए, यहाँ पर अपन को राम की शक्ति पूजा दिखते ही अपन टिक कर देते हैं, अगले ऑप्शन ही नहीं पढ़ते हैं कि हाँ निराला की प्रथम कविता राम की शक्ति पूजा, ठीक है, परंतु किसके अनुसार ये पूछा उन्हें? पहला ऑप्शन राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, भारत माता की वंदना, पत्रोत्कंठित। तो अधिकांश अपने को पहली कविता याद रहती है, तो अपन क्या करते हैं, पहली कविता के चक्कर में जूही की कली को कटाक से टिक कर देते हैं, और निराला की जो
कविता है, जो रचना है, जो सर्वाधिक अपने समर्थी पटल पे रहती है, वो राम की शक्ति पूजा रहती है कि राम की शक्ति पूजा निराला ने बहुत ही शानदार कविता लिखी है। यहीं पर अटक के रह जाते हैं, आगे तक ऑप्शन में जाते ही नहीं। जबकि रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता भारत माता की वंदना मानी है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। वैसे निराला की प्रथम कविता जूही की कली है, परंतु रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना को सही माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार उत्तर सही क्या होगा, भारत माता की वंदना होगा। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है, परंतु उस टाइम अपना क्या होता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता, इस वजह से अपना ऐसे प्रश्नों को हल्के में लेके गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना रामविलास शर्मा की निराला की कविता को प्रथम कविता माना। वैसे जूही की कली है निराला की प्रथम कविता, वो सबको विदित है। पंत की प्रथम कविता गिरजा का घंटा है, और महादेवी वर्मा की दिया है, खड़ी बोली की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसाद छायावाद के किस कवि को झारखंडी कवि कहा जाता है? सबको विदित होगा, जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि भी कहा जाता है। निराला को ओज और ओदाते का कवि किसने कहा? निराला को ओज और ओदाते का कवि शुक्ल ने, हजारी प्रसाद ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या रामविलास शर्मा? तो रामविलास शर्मा ने निराला को ओज और ओदाते का कवि कह करके पुकारा है। नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार है, प्रसाद की किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ था? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, कामायनी है प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उस पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोष मिला था। अगला कथन बहुत महत्वपूर्ण है, अमिय गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उसका उनका प्यारा मतवाला। किस पत्र के मुख पृष्ठ पर यह वाक्य या कि यह कथन लिखा जाता था? अमिय गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। तो मतवाला शब्द आ गया ना, तो इस वजह से ये मतवाला पत्र है, उसका ही ये क्या है, मुख पृष्ठ पर लिखा जाने वाला वाक्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली एक ही पंक्ति आती है अक्सर परीक्षा में कि अमिय गरल शशि शीकर रवि करे राग विराग भरा प्याला, इतनी पंक्ति आती है और पूछा जाता है कि ये किस पत्रिका के मुख पृष्ठ पर लिखा जाने वाला कथन था? तो ध्यान रखिएगा, मतवाला पत्र का था। नेक्स्ट देखिए, पंत और हरिवंश राय बच्चन ने साथ मिलकर के कौन सी रचना लिखी? आशा करता हूँ सभी को पता होगा, खादी के फूल एक कविता है, पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने साथ मिलकर के ये लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, छायावाद का कौन सा कवि मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा में माहिर थे? यानी मूर्त जो पदार्थ थे उनको अमूर्त का उपमान दे देते थे, तो वो पंत थे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति चित्रण में मानवीय गण अलंकार का खूब प्रयोग किया है। तो वो मूर्त के लिए अमूर्त का उपमान देने वाले कवि कौन थे? छायावाद में पंत थे। नेक्स्ट देखो, छायावादी कहे जाने वाले, यह कथन काफी महत्वपूर्ण है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर ही रही हैं, यह कथन किसका है? छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर ही हैं, यह कथन हजारी प्रसाद का है, शुक्ल का है, पंत का है, इनमें से किसी का नहीं। तो यह कथन है वो शुक्ल का है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी हैं, वो रहस्यवाद के भीतर ही रही है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा किस ग्रंथ से प्राप्त हुई? प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा किस ग्रंथ से प्राप्त हुई? अध्यात्म रामायण, गाथा सप्तशती, शतपथ ब्राह्मण, या इनमें से कोई नहीं? तो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उससे जयशंकर प्रसाद को कामायनी लिखने की जो प्रेरणा है वो प्राप्त हुई। कामायनी में कितने सर्ग हैं? सभी को पता होगा कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। एक मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वीडियोज में जाकर के चेक कर लीजिएगा, उसमें कामायनी के 15 सर्गों को याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, और साथ में जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों को याद करने की ट्रिक है, उपन्यासों को याद करने की, नाटकों को, सब अच्छी तरह से बनाया हुआ, वो भी आप पढ़िएगा एक बार, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अब कामायनी स्पेशली चलेगा वीडियो, स्पेशली कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है, इसका कुछ अंश 1928 में किस पत्रिका में छपा था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है, उसका कुछ अंश 1928 में किस पत्रिका में? इंदु में, मतवाला में, चांद में, या सुधा में? तो सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता का कुछ अंश है वो छपा था। तो सुधा के अक्टूबर अंक, सुधा पत्रिका याद रखिएगा, सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में 1928 में कामायनी की चिंता सर्ग का कुछ अंश छपा था। ठीक है,
अब कामायनी स्पेशली, कामायनी को किसने क्या कहा, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको लिखने में या नोट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा, नंदुलारे वाजपेयी ने। और कामायनी को मानवता का रागात्मक इतिहास, ये भी एक रसात्मक और रागात्मक दो ही शब्द हैं, रसात्मक आ जाएगा तो नंदुलारे वाजपेयी, रागात्मक आ जाएगा तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। आचार्य शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रागात्मक इतिहास कह करके पुकारा था। कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य किसने कहा, कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य श्याम नारायण पांडे के द्वारा कहा गया था। कामायनी को मनोवैज्ञानिक ट्रेजेडी किसने कहा, कामायनी को मनोवैज्ञानिक ट्रेजेडी नगेंद्र ने कहा था। कामायनी को रूपक किसने कहा, कामायनी को रूपक विजय देव नारायण शाही ने कहा था। कामायनी जीवन की पुनर्रचना कहकर के किसने पुकारा, कामायनी जीवन की पुनर्रचना कहकर के मुक्तिबोध ने पुकारा। कामायनी को ताजमहल किसने कहा, कामायनी को ताजमहल वो पंत ने कहा। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा, कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य नामवर सिंह ने कहकर के पुकारा है। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, यह बात बच्चन सिंह ने कही थी। मुक्तिबोध का कामायनी से संबंधित अध्ययन है वो फूहड़ या मार्क्सवाद का नमूना है, ये कथन बच्चन सिंह का है। इस प्रकार से अपन ने कामायनी स्पेशली यहाँ से प्रश्न उठाए, कम से कम 10-12 प्रश्न है, एक या दो कथन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कथन आप है ना आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आप अपनी नोटबुक उसमें नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हर एक किताब में नहीं मिलती हैं, हर जो अलग अलग पुस्तकें होती हैं उससे लेना पड़ता है। तो आपको एक जगह उपलब्ध इसीलिए मैंने ये सारी करवाई हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।